तो मैं लेकर आया हूँ नया चैप्टर। चलो शुरू करते हैं। दिन में देखते हैं सभी की सभी बॉडी पड़ी होती है। जहाँ पे यूंच बोल रहा होता है सभी बॉडीज को एक साथ ग्रुप में बांट दो जो अलग अलग हिसाब से इंजर्ड है। इसका नाम होता है मोरी मेलांस का 7th मास्टर। ये 12th मास्टर है और इसका नाम है चियोन सो। ये कोंगोंग का सेक्ट लीडर है। मैं बॉडीज पर लगे जख्मों को देखने आया हूँ क्योंकि सुप्रीम साइबर 6 सेक्ट से एक मार्शल आर्टिस्ट ने मुझे कहा था, लेकिन कहा जा रहा था कि ये सब डिमोनिक कल्ट ने किया है। वो लोग एग्रेसिव जरूर होते हैं पर ऐसी चोरी या घटिया काम नहीं करते। चलो बॉडीज देखकर ही सच पता चलेगा। मेरा फर्ज बस इतना ही था, जो सच मुझे बॉडीज ने दिखा वही बताना था। तभी यूं सोच रहा होता है ये आदमी तो कुक है। मैंने सुना था कि मेड्स इंपीरियल पैलेस गार्डियन की वॉरियर्स होती है, लेकिन कुक भी। ये चोट तो विस्प स्वॉर्ड से लग रही है। ये कैसी ट्रेस है? तभी कोई प्रिंस को उसको प्रणाम करता है। तभी अपना यूं उधर देख रहा होता है जहाँ पे प्रिंस चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है, इन्वेस्टिगेशन टीम में जरूर डिमोनिक कल्ट का कोई स्पाई है, पता करो कौन है वो और उसे तुरंत मेरे सामने लो। क्या मतलब? बॉडीज पर जो निशान मिले हैं वो सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्टिस्ट के सेक्ट की मार्शल आर्टिस्ट है। ये तो नामुमकिन है। तभी दूसरा यूंच बोल रहा होता है, अरे ये क्या हो रहा है? अगर बात सुप्रीम साइबर और मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट की है तो वो तुम्हारी सेक्ट की नहीं है। सामने वाला बोल रहा है, जी लेकिन ये तो सच नहीं हो सकता। तभी दूसरा यूंच आता है और बोलता है, बुरी खबर है। यूंच बोल रहा, अच्छा तो तुम पहले से इधर हो? अच्छा क्या हुआ सब बताओ। मेरे पास जो लोग खड़े हैं वो सुप्रीम सेक्ट 8 के हैं। प्लान तो बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर हम सबसे पहले इन्हें अरेस्ट कर दे तो शक हम पर नहीं आएगा। तभी यूंच बोल रहा था, सर बात वो नहीं है, कुछ और बात है। तभी दूसरा वाला एल्डर बोलता है, बॉडीज पर अनडोल्टिंग वीव स्वॉर्ड आर्ट के निशान मिले हैं। हे युआन साइटाइजुन। क्या अनडोल्टिंग वीव स्वॉर्ड आर्ट? तभी नरेटर बताता है, अनडोल्टिंग वीव स्वॉर्ड आर्ट, ये स्वॉर्ड आर्ट स्पेशली यूंच के लिए बनाई गई थी। लिम चोंग योंग का मास्टर ने, जो एस्टर्न डिपार्टमेंट के एडमिरल थे और सनफ्लावर स्पिरिचुअल के एक्सपर्ट भी थे, एस्टर्न डिपार्टमेंट की शोहरत की उसी अनडोल्टिंग वीव स्वॉर्ड आर्ट से बढ़ी और वीव स्वॉर्ड आर्ट उनका सिंबल बन गया। तभी यूंच तुरंत दौड़ के जाता है और बोल रहा होता कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तभी वो अपने हाइनेस के पास जाता है और बोलता है, सर जियोंग प्लीज किसी और लोगों को देखो, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे लोग नहीं कर सकते ऐसा कुछ। तभी सामने वाला बोल रहा था, मैं इनको ना 12 बार देख चुका हूँ पर सेम ही रिजल्ट है, ये विश स्वॉर्ड आर्ट ही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता मुझ पे तो तुम खुद ही देख लो, ये वैसा ही है जैसा तुमने हमें परफॉर्म करके दिखाया था वो स्वॉर्ड डांस। हाल ही में इंपीरियल पैलेस ने नया साल मनाने के लिए एक टोइस्ट फेस्टिवल रखा था। फेस्टिवल खत्म होने के बाद मशहूर टोइस्ट और मोरिम अलायंस के 9 ग्रेट सेक्ट के साथ इकट्ठा हुआ ताकि ईस्टर्न और वेस्टर्न डिपार्टमेंट का मार्शल आर्टिस्ट को परफॉर्म देख सकें। तभी यूं सोच रहा होता है, स्वॉर्ड डांस, साला उस जैसे स्किल्ड आदमी को एक बार देखी हुई टेक्निक भी याद रख लेगा। तभी प्रिंस का छोटा भाई आता है और उसका नाम लेता है और काफी डेंजर लुक दे रहा होता है। तभी प्रिंस सोच रहा होता है, आखिर ये स्माइल क्यों कर रहा है? क्या इसी ने ये सब ट्रैप को सेटअप किया है? आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मैंने ही चियोंग से ये करवाया, जबकि मुझे पता है कि वो इंसान फेयरनेस और जस्टिस को सबसे ऊपर रखता है और अब उसी वजह से मैं खुद मुश्किल में फंस गया हूँ। क्या ये सब पहले से ही प्लान किया गया था? तभी उसका छोटा भाई बोलता है, हिज मैजेस्टी एम्परर आपसे बहुत निराश होंगे योर हाइनेस। अभी ये सुन के बोलता है, क्या? और अपने मन में सोचता है, नहीं, सक्सेशन चेयरमनी के वक्त करीब है। अगर एम्परर को ये सब पता चल गया तो जो भी भरोसा मेरे इतने सालों में किया था वो सब एक ही पल में तबाह हो जाएगा। और तभी प्रिंस छोटे वाले को बोलता है, ये सब तुम्हारी चाल है। तुम जैसे दूसरी बीवी के बेटे की हिम्मत कैसे हुई मुझे फ्रेम करने की? बॉडीज पर जो सबूत मिले हैं जरूरी तुम ही ने बनाया होगा। तभी कोई बोलता है, मैं इस बारे में सफाई देना चाहती हूँ। ये आवाज सुनती है यूंच क्या बोलती है, क्या ये लड़की का कोई आवाज है? और तुरंत सामने आती है अपनी रेड हेयर प्रिंस के पास। बाकी लोग शॉक्ड होते हैं कि इतना स्पीड है कि हम लोग इसको देख नहीं सकते और इसका लेवल भी नहीं देख सकते, आखिर ये है कौन? तभी प्रिंस गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ऐसे अचानक से आओ? तभी रेड हेयर बोलती है, योर हाइनेस मैं रेन यांग हूँ, फर्स्ट सुप्रीम, और यहाँ सबकी प्रोटेक्शन का चार्ज मेरे ही हवाले है, वो इंपीरियल ग्रेव के पास। तभी यूं सोच रही होती है, क्या ये फर्स्ट प्रिंस? इसको तो बहुत साल हो गए हैं, 200 साल से भी ज्यादा है। सच में ये तो अभी तक जिंदा है। तभी प्रिंस उसके हाथ से टोकन दे ले लेता है और बोलता है, ये तो हो ही नहीं सकता। और बोलता है, ये आखिर कैसे हो सकता है? क्या ये सच में वही वुमेन है जो फर्स्ट ग्रेट सुप्रीम है? आखिर ये हो कैसे सकता है? तभी यूंच अपने टेलीकिनेसिस से बोल रही होती है, योर हाइनेस ये तो बहुत अच्छा समय है। अगर वो औरत सच में इंपीरियल पैलेस की गार्डियन की एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है तो हमें जरूर इल्जाम सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्टिस्ट एक्ट पर डाल सकते हैं। प्रिंस सोचता, हाँ बिल्कुल सही, फिर ईस्टर्न डिपार्टमेंट में और दोनों शक से बच जाएंगे। अभी भी उम्मीद बाकी है। इतना बोलते वो हमारी रेड हेयर से बोलता है, अच्छा ठीक है तो तुम बताओ कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था? तभी रेड हेयर अपना सर पटकती है और बोलती है, मैं इंपीरियल पैलेस की खजाना ईस्टर्न डिपार्टमेंट के यूंच और उनके दुश्मन से बचाने में फेल हो गई, कृपया मुझे सजा दीजिए। ये तो सुन के हमारे प्रिंस और यूंच का मुंह ही खड़ा हो जाता है। तभी उसका छोटा भाई बोल रहा होता है, ओह तुमने कहा कि इंपीरियल पैलेस का खजाना ईस्टर्न डिपार्टमेंट के यूंच ने चुरा लिया है? इतना जोर से चिल्ला रहा होता है
कि सभी के सभी हैरान हो जाते हैं ये सुन के, और यून सोचती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तभी कोई बोलता है सर अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें यहाँ मजबूत सब लोगों को मारना ही होगा, तभी बात और ज्यादा बिगड़ने से रुक सकती है। क्या अगर हम सबको यहीं खत्म कर देते हैं तो सबूत अपने हिसाब से ही बदल सकते हैं। सही कहा, वैसे भी ज्यादा लोग यहाँ नहीं हैं, बस कांगिंग सेट के लीडर साउथर्न मिलिट्री जनरल और उस औरत को हरा दें, बाकी सब तो आसानी हो जाएगा। ब्लड ब्लेड मास्टर मिस्टिकल रेलम के एक्सपर्ट हैं और हमारे पास 100 से ज्यादा यूनिट हैं। इस वक्त अपर हैंड हमारे पास है, अब हमारे पास सच में कोई और ऑप्शन नहीं बचा। इतना बोलते ही उनके हाइनेस इनकी झूठी बातों में आ गए हैं। हाइनेस की हिफाजत के लिए मौजूद सभी दुश्मन को खत्म कर दो। ये सुनते ही सभी के सभी अपना स्वॉर्ड निकाल कर अटैक करने जाते हैं। तभी एल्डर उसके सामने आता है और सोच रहा होता है कि ये हम ही सभी को मार देगा, चलो पहले प्रिंस को बचाना जरूरी है। और बोलता है कॉन्ग टोंग के सभी लोग दुश्मनों से हिज इंपीरियल हाइनेस प्रिंस की हिफाजत करो। इतना बोलते सभी यस सर बोल रहे होते हैं। तभी गार्ड बोलता है योर हाइनेस सभी के सभी प्रिंस जॉन को प्रोटेक्ट करो। बाकी लोग यस सर बोल रहे होते हैं। तभी यूं आगे बोलता है क्या सिर्फ 3 लोग हैं, ये लोग रुकेंगे मुझे? तभी हमारा जनरल बोल रहा था ये कमीना आखिरकार मेरे सामने आ ही गया। तभी अपने विजफिन टेक्निक से अपने ब्लड मास्टर को बोल रहा होता है कि हमें लगता है जल्दी इनको मारना पड़ेगा वरना ऐसे सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम। क्या आप यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड सुप्रीम से लड़ सकते हैं? इतना ही बोलते हम देखते हैं खून और उसका हाथ काट देता है। युवान उसका हाथ नीचे आ जाता है और युवान स्वॉर्ड सामने रख लेता है। तभी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ब्लड मास्टर आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं। अबे पागल, जब मैं तेरा हाथ काट दिया हूँ फिर भी तुझे लगता है कि मैं वही इंसान हूँ जो तू सोच रहा है? तभी वो सोचता है ये आवाज तो नहीं लगता कि हमारे ब्लड मास्टर का है, आखिर तुम हो कौन? तभी हमारा सीन 2 घंटे का पहले का होता है गेस्ट हॉल स्प्रिंग किंग में, टियान पैलेस में, जहाँ पे सोचता है ये लोग बहुत लेट हो गए हैं। प्लेन के हिसाब से तो उनका काम 2 घंटे को पहले खत्म हो जाना चाहिए था, क्या प्लेन फेल हो गया है? जेएनयू में ऑफिशियल एंट्री लेने के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी मिशन है जिसमें इतने एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट भेजे गए हैं। सुप्रीम साइबर 6 मार्शल आर्टिस्ट सेट के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स ब्लड ब्लेड मास्टर भी इसमें शामिल हैं। क्या एम्पायर पैलेस गार्ड के एक्सपर्ट इतना पावरफुल हैं? तभी कोई बोलता है क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? ये सुन के वो पीछे आ जाता है और बोलता है आखिर हो कौन तुम? और अपने मन में सोचता है ये मेरे कब पास आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तभी युवान उसको अपना स्वॉर्ड दिखाता है और बोलता है ये सोच रहा होता है कि वो ब्लड मास्टर है, क्या उसी का ही स्वॉर्ड है? अच्छा अगर तुम ब्लड मास्टर हो तो तुम अपना फेस को क्यों कवर कर रखे हो? तभी युवान बोल रहा होता है क्या मुझे अपना आप को प्रोड्यूस करना चाहिए? तभी ये सुनता है ये तो एकदम एरोगेंट वॉइस है, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है कि इसने सबको मार चुका है। अच्छा ठीक है जल्दी करो, हमारे हाइनेस वेट कर रहे हैं, चलो मेरे पीछे आओ। और अपने मन में सोच रहा होता है करंट टाइम में जहाँ पे सोच रहा था लेकिन अभी तक तो मैं क्लियरली ब्लड ब्लेड मास्टर की आवाज़ सुन रहा था, तो वो फिर इतनी मर्दानी आवाज़ कहाँ से आ रही है? और बोलता है कि तुम आखिर हो कौन? आखिर तुमने ब्लड ब्लेड मास्टर के साथ क्या किया? तभी यान बोल रहा था कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो और इतना बोलते हुए उसको अटैक करता है। लेकिन सामने वाला अपने वेपन से रोक देता है। लेकिन वो भी देख के हैरान हो जाता है युवान का पावर, क्योंकि उसका बेड भी टूट रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे, ये मेरे से भी ज़्यादा है। यहाँ तक कि तो उसने कोई स्पेशल स्किल भी यूज नहीं की, बस हल्का सा तलवार ही घुमाया है और मेरी पूरी की को दबा दिया इसने। तभी वो युवान दोबारा अटैक करता है अपने फुल फोर्स से, लेकिन युवान उसको रोक लेता है। तभी रिटर्न गिफ्ट देने के लिए वापस अटैक करता है और सामने से ये भी अटैक कर रहा होता है और बोल रहा होता है जब मैंने उसका अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया तो अब वही टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा। इतना ही बोलते हुए युवान पे अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन युवान बोल रहा था इतना आसान नहीं है। इतना बोलते वो रिटर्न गिफ्ट दे देता है उसको और पीछे चिपका देता है दीवार में, जिससे कि खून का बवाल निकलता है उसके मुंह से और तुरंत जमीन पे बैठ जाता है और सोचता है ये तो नामुमकिन है, मैंने अपनी की भी यूज की थी फिर भी उसने उसी अटैक को कैसे हटा दिया जैसे कुछ था ही नहीं। मेरा स्टाफ भी टूट गया है, वो कोई इंसान नहीं लगता, वो तो एक मॉन्स्टर है। ब्लड ब्लेड मास्टर के उसे हराना अब समझ में आ रहा है। अगर मैंने इस मॉन्स्टर को नहीं हराया तो हमारा दोबारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मुझे नहीं पता ब्लड रिवर्सल डिवाइन आर्ट सच में काम करेगा या नहीं करेगा, पर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। हाँ मुझे महसूस कर सकता हूँ पावर मेरे अंदर उभर रहा है, मेरी की तेजी से बढ़ रही है। इस पावर के साथ तो मैं यहाँ सबको मार सकता हूँ। बाप रे बाप, इतना ज्यादा मोटिवेशन। लेकिन इसका मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं रहता है। युवान आता है और इसके सर पे आशीर्वाद देता है बिजली का, जिससे ये भी गजनी हो जाता है और बोल रहा था युवान कितना तुम बार बार वही सब टेक्निक यूज कर रहे हो, कितना बेकार बात है। और बोलता है ज्यादा मुझसे नफरत मत करना, बस तुम अनलकी हो। इस समय हमारा शॉर्ट फाइट हो रहा होता है जहाँ जनरल और यूंच लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। यूंच जनरल को भारी पड़ रहा होता है और बोल रहा होता है यूंच के तुम मेरे को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड कर रहे हो जनरल। इतना बोलते हुए जनरल को पीछे कर दे रहा था। तभी जनरल सोच रहा था मैं अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं लड़ पा रहा, क्योंकि मेरा हाथ अभी जख्म ठीक नहीं हुआ है उस फाइट के बाद।
मुझे किसी भी हालत में अपने हाइनेस का प्रोटेक्ट करना है, चाहे जो हो जाए। इतना सोचते हुए अपने हाइनेस के पास देख रहा था और बोल रहा था इनके पास एक भी नहीं है हेल्प करने के लिए, मेरे पास और कुछ नहीं है फेस टू फेस इंपीरियल हाइनेस के पास जाने को। तभी एक स्वॉर्ड लहराते आता है और जनरल के कमर पर लग जाता है और यूं बोल रहा था, तुम्हारा अपोनेंट मैं नहीं हूँ क्या, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, मैं कितना ज्यादा तुमसे अपसेट हूँ कि तुम मुझे समझ नहीं पा रहे। तभी हम देखते हैं प्रिंस को कुछ आवाज आता है और तुरंत मुड़ता है और हम देखते हैं उसके गार्ड को यूंच ने स्वॉर्ड आर पार कर दिया होता है। गार्ड उसका स्वॉर्ड को पकड़ता है। तभी यूंज बोल रहा होता है, ज्यादा मत हिलो, मैं तुम्हारे वाइटल पॉइंट पे अटैक किया हूँ, अगर तुम जल्दी हिलोगे तो जल्दी मरोगे। तभी स्वॉर्ड लहराते हुए मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यूज उसको भी हाथ से पकड़ लेता है और बोलता है, बहुत अच्छा ट्रिक है पर ये ट्रिक मेरे पे काम नहीं करेगा। तभी जनरल बोल रहा होता है, डैम यू करके इतना जो भी बोलता है और तुरंत अपना पूरा ताकत से उसके स्वॉर्ड को उसके फेस के आर पार कर देता है। उसका लीडर यूज देख रहा होता है, बोल रहा था कितना इडियट है, अपना थोड़ा देर के लिए गार्ड डाउन हुआ और ये मर गया। आखिर ब्लेड मास्टर क्या है, आखिर उधर किधर है, क्या ये भी मर गया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। इतना बोलते हुए नीडल्स फेंक रहा होता है और बोल रहा होता है, मैंने अपने एडवांस की को इसमें डाला है, पहले हमें प्रिंस जियोन पे अटैक करना चाहिए। और तुरंत बोल के वो प्रिंस जियोन पे अटैक कर रहा होता है। तभी हॉबिंग पास आता है और फायर के लपटे से उन्हें कवर कर रहा होता है और बोल रहा होता है, तुम्हारा फाइट मेरे से है। तभी यून्स को देख सकते हैं, वो तुरंत हॉबिंग को इग्नोर करके प्रिंस के पास जा रहा होता है और बोल रहा होता है, आखिरकार। इतना बोलते ही वो प्रेशर से नीचे गिर जाता है और अपने आप को उठा भी नहीं पा रहा होता और बोल रहा था कि आखिर ये इतना खतरनाक एनर्जी कहाँ से आया, यहाँ तक मैं तो एवोल्यूशन रिलम में हूँ फिर भी झेल नहीं पा रहा। तभी उस सामने देखता है और हम देखते हैं युवान को, जो कि उसे घुटनों पर ला दिया होता है और सोच रहा होता है, आखिर ये इंसान इतना आसानी से कैसे कर रहा है, ये तो सिर्फ लग रहा है 20 साल के आसपास है, लेकिन इस उम्र में भी इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल आखिर कैसे। तभी जूंच लेटा होता है और मदद मांग रहा होता है और देख रहा होता है आसपास, जहाँ पे देखता है कि सभी के सभी अपने उसके लोगो होते हैं, सब के सब इस एनर्जी में दबे होते हैं। और सोच रहा होता है, शायद मुझे कॉन्गियन सेट से मदद मांगनी लेनी चाहिए, लेकिन एमरन यूनिफॉर्म गार्ड भी तो, क्या ये आखिर क्या काम कर सकता है। अब सोचता हूँ मैं प्रिंस जॉन पर इतना फोकस था कि गंजे आदमी पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन उसने पक्का फ्लेम की यूज की थी, क्या उसने उस मिथिकल क्रिएचर का ब्लड पी लिया है। समझ नहीं आ रहा कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि वो तो आदमी है। लेकिन एक बात तो पक्की है, इतना बोलते हमारा प्रिंस देख रहा होता है और जो कि अपने गार्ड को देख रहा होता है, वो बोलता है, क्या तुम ठीक हो। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो एम्ब्रियन यूनिफॉर्म गार्ड है या नहीं है, मुझे बस यहाँ से जनता निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और इम्पीरियल पैलेस को सब बताना है, फिर मैं पूरा गेम पलट सकता हूँ। इस ट्रू एनर्जी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मुझे पूरी तरह से दबा नहीं पा रहा। अगर मैं अपनी सारी इनर एनर्जी लगा लूँ तो इसका सामना कर सकता हूँ, तभी वहां जंप कर सकता हूँ, यहाँ से ट्रू एनर्जी पहुंच नहीं ना सके, बस इतना काफी होगा। इतना बोलते वो अपने हाथों से निकालता है टेक्निक्स और बता रहा होता है, ये एक हिडन वेपन टेक्निक है जो सनफ्लावर स्क्रिप्चर के असली इनहेरिटर के पास होती है। ये बहुत ज्यादा इनर एनर्जी खर्चा करती है, लेकिन इसका पावर यूज एनर्जी के लायक है, उस जैसे मॉन्स्टर भी इसे ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। इतना बोलते अपने सनफ्लावर स्क्रिप्चर अनवेटिंग अल्टीमेट वेपन 10,000 अल्टीमेट नीडल्स सीधा फेंक देता है और हम बता रहे होते हैं ये 10,000 अनरूटिंग नीडल इसे सनफ्लावर स्क्रिप्चर को हिलाने वाली टेक्निक के साथ मिलाया गया है, जो की को हिलाकर यूज लहरों की तरह चारों तरफ फैला देती है, जैसे पानी की वेव फैलती है। तभी वो अटैक प्रिंस पर बढ़ रहा होता है और गार्ड पर, लेकिन गार्ड उसको अपने प्रिंस को कवर कर लेता है अपने शरीर के लिए। तभी हम देखते हैं उनके पास में टोर्नेडो आ जाता है और ये गार्ड सोच रहा होता है आखिर ये टोर्नेडो कहाँ से आ गया। तभी वो सामने देख के हैरान हो जाता है जो गार्ड लाया, तो ये अपना होता है शर्मा। हमारा सीन हॉबेंग को होता है और बोल रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है पहले से, मुझे इसमें थोड़ा देर और रुकना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अब ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। तभी हम देखते हैं वो निडल्स अचानक से कंट्रोल आउट हो जाते हैं, लेकिन सामने अपनी ग्रेट एल्डर आ जाती है और बोलती है हॉबेंग को, तुम्हें अभी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, अपनी गार्ड मत गिरो, तुम अभी तक फ्लेम की आदत में नहीं आए हो। ये बोलते हुए वो शर्मा रही होती है। हॉबेंग बोल रहा था, हाँ समझ गया। और तभी हम देख रहे होते हैं फाइट का सीन, जहाँ पे अपना रेड हेयर आता है यानी कि सल्ली, और बोलता है, इतने कमजोर लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। सामने वाला बोल रहा होता है कि ये कितना स्ट्रांग हो सकता है, क्या ये सुप्रीम रेलम का एकदम लास्ट तक है, नहीं ये एवोल्यूशन रेलम का, और साथ में वो दोनों भी कम से कम एवोल्यूशन रेलम के होंगे। आखिर कैसे इतने सारे एक्सपर्ट यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ रुको रुको, ये कौन है, एकदम स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं इसे जानता हूँ, कहीं यही तो नहीं है डिमोनिक कल्ट का लीडर। हम देखते हैं यूंज को जाके काफी टेंशन में हो रहा था और सोच रहा था आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये कैसे कर सकता है बिना ट्रू एनर्जी के। तभी युवान उसका निडल्स को रोक चुका होता है। नैनो बता रहा होता है कि हमने सभी को कंट्रोल कर लिया है। तभी युवान बोल रहा था कितना बेकार अटैक है। यूंज पगला रहा होता है, बोल रहा था तुम्हारी तो
और अपने मन में सोचता है अगर ये निडल चलता ना तो कम से कम 100 पीपल तो इसी उनके भेजे में घुस के उनका काम तमाम हो जाता। लेकिन इतने सारे लोग को ये एक साथ में कैसे कंट्रोल कर सकता है, और उस साथ में ही अपना ट्रू एनर्जी भी चला रहा है। तभी युवान बोलता है नैनो जरा उसको रिटर्न कर देना ये नीडल। तभी नैनो बोलता है ठीक है, मौके पे चौका, और तुरंत टारगेट लॉक करता है। युवान बोल रहा होता है तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें ही मुबारक हो, इतना बोल के वापस दे देता है। यून बोल रहा होता है नहीं ये कुछ ज्यादा तेज है, ये जल्दी आ जाएंगे, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। जैसे ही निकलने जा रहा होता है तभी उसके दोनों हाथ में अपना फॉर्म बना रहा होता है और बोल रहा होता है वे फॉर्म पावर, जिससे कि वो निडल को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और बोल रहा होता है क्या मैं इसे रोक भी पाऊंगा। और तभी वो सभी निडल्स को रोकते हुए अपने युवान की तरफ बढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है इसके पास इन्फिनाइट इनर एनर्जी है, लेकिन मेरे पास नहीं है, मेरे पास यही लास्ट चांस है, अपने सारे दाव इसी में ही लगा देना चाहिए, यहाँ से निकल के तुरंत यो हाइनेस को बताऊंगा। युवान बोल रहा होता है अच्छा तो तुम अभी तक गिव अप नहीं करोगे। तभी हम देखते हैं एक स्वॉर्ड चल गया होता है जिससे कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा। तभी वो अपने हाथ की तरफ देखता है और तुरंत युवान के कदमों में गिर जाता है और सोच रहा था है अभी क्या हुआ, क्या इनर एनर्जी ने मेरे एक हाथ काट दिया। तभी युवान बोल रहा था हाँ ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है और इसे भी एक्सेप्ट कर लो कि तुम एकदम लाचार हो। तभी अपने मन में सोच रहा था तेरी की इस लड़के की एनर्जी तो एकदम खतरनाक है, जैसा कि खत्म ही नहीं हो सकता। तभी युवान बोल रहा होता है आखिर मैंने बोला ना ये हार मान जाओ, तुम खड़े कैसे हुए। इतना ही बोलते ही एक और अटैक करता है, उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। तुम अपने आप को एक्सेप्ट तो नहीं कर लेते कि तुम एकदम हेल्पलेस हो। तभी वो फिर भी नहीं मान रहा होता और अपना सर पटक देता है। बाकी लोग देख के बोलते हैं हम लोग यहाँ से इजिली हिल भी नहीं पा रहे, आखिर कैसे करें, यहाँ पे 3 हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं हमारे इम्पीरियल पैलेस में। तभी यूंच को देख रहे होते हैं वो पगला चुका होता है और युवान को बोल रहा होता है मेरे सामने से हट जाओ, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तभी युवान बोल रहा था अच्छा तो तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है, मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ, समझ में आया। क्या प्रेम, क्या तुम डिमोनिक कल लीडर हो। युवान बोलता है करेक्ट नाउ अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। यूंज बोल रहा था मैं ग्रेट एम्पायर का सिविल सर्वेंट हूँ, अगर तुम डिमोनिक कल्ट से भी हो। इतना ही बोल रहा होता है युवान उसका गर्दन को चीर के निकाल देता है। इतना देख रहे होते सबके सब हैरान होते हैं और यकीन नहीं कर पा रहे होते। हम देखते हैं युवान उसका गर्दन को तोड़ के बाहर ला दिया होता है। मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता इसमें क्योंकि फिर यूट्यूब लोचा कर देगा। फिर युवान बोलता है तो फिर। तब छोटा प्रिंस सोच रहा होता है मुझे पता था वो उसे किसी भी तरीके से सजा दे सकता है, पर ऐसे तरीके से क्या उसे नॉन एग्रीमेंट क्लैरिटी का बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है। तभी बूढ़ा बोलता है ये सब हो कैसे रहा है, मुझे पता था कि वो एल्यूशन लेलम का एक्सपर्ट है, फिर भी उसको इतनी आसानी से मार दिया गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आदमी डिमोनिक कल्ट का लीडर ही है। जब जेरियल सोई एनयू बनकर डिमोनिक कल्ट में गई थी तब वो लीडर नहीं था, उसकी थोड़ी देर बाद वो लीडर बना, इसीलिए मूरिम अलायंस ने उसे बस एक जवान बच्चा समझा था। लेकिन वो कोई बच्चा नहीं है, वो पहले ही एक महान ड्रैगन जैसा शक्तिशाली इंसान बन चुका है। तभी बूढ़े आदमी से बोलता है यंग वुन उस आदमी को ध्यान से ऑब्जर्व करो और जब हम सेट वापस जाएंगे उसका प्रोटेइन बना देना। कौन है वो आदमी है युवान डिमोनिक कल्ट का लीडर। क्या डिमोनिक कल्ट का लीडर, वो यहाँ कैसे हो सकता है। अगर मुरिम एलायंस को पता चल गया कि वो हमारे टेरिटरी में घुस गया है तो वो हमें हंगामा मचा देगा। अभी डिमोनिक कल्ट का लीडर से पंगा लेने में हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है समझ गया। तभी अपने मन में सोच रहा होता है क्या वो डिमोनिक कल्ट के लीडर से डर गया है। वो कोंगडोंग जेट स्वॉर्ड है और आउटर डेक्स मूलियम का 17 मास्टर में से एक है, फिर भी डर रहा है। बाकी लोग युवान के प्रेशर से हिल भी नहीं पा रहे होते, उसकी पावर बहुत ही ज़बरदस्त है। यूंच उठ ही नहीं पा रहा है जबकि उसने अपनी ट्रू एनर्जी वापस ले ली है फिर भी। तभी हम प्रिंस को देखते हैं जो गुस्सा आ रहा होता है और उसके सामने युवान यूंच का सर फेंक देता है और वो देख के हैरान हो जाता है और तुरंत ही उल्टी करने लग जाता है युवान के सामने। और युवान को बोल रहा होता है आखिर तुम कौन हो और मेरे यहाँ क्यों आए हो, जोर से चिल्लाते हुए बोलता है तुमने मेरा सभी का सभी प्लान को बर्बाद कर दिया। मैं एम्परर बनने वाला था लेकिन अब तुम्हारी वजह से बहुत मुश्किल हो चुका है। तुम दोनों प्रिंस चैन और डिमोनिक कल्ट के तुम्हारी सब गलती है, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। आखिर तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। युवान बोलता है तू बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है और अपने एनर्जी से उठा लेता है और बोलता है तुमने मेरे सबऑर्डिनेट को फंसाने की कोशिश की, समझ में आया योर हाइनेस। इतना सोच रहा होता है क्या तुम्हारा सबऑर्डिनेट, क्या तुम डिमोनिक कल्ट के मेंबर में से कोई हाईएस्ट पोजीशन वाले हो क्या। हाँ अब तुमको समझ में आया, अब चलो समय हो चुका है, अब तुम्हें अपना पे करना पड़ेगा। तभी प्रिंस बोलता है कि मैं प्रिंस हूँ ग्रेट मिंग का, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे थ्रेट करने की, क्या तुमको पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है अभी। युवान बोल रहा होता है अच्छा पर मैं तो शुरू भी कर चुका हूँ। इतना बोलते उसका हाथ को मोड़ चुका होता है
और दर्द में बोल रहा होता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे एक हाथ को मोड़ दिया, इम्पीरियल हाथ को भी। क्या तुम सच में टिमोनिक कल्ट के मेंबर इतने बेकार हो और मेरे सामने आ गए हो? तभी तब बोल रहा होता है, तभी उसका युवान दूसरा हाथ भी मोड़ देता है और युवान एकदम कोल्ड लुक में देख रहा होता है। बाकी यूंच पड़ रहे होते उसके सामने और बोल रहे होते, हमें योर हाइनेस को बचाना ही पड़ेगा उससे, और धमकी दे रहे होते हैं, योर हाइनेस को नीचे रख दो नहीं तो तुमको नहीं छोड़ेंगे। तभी वो रुक जाते हैं अचानक से। युवान बोल रहा होता है, तुम सब मेरे सामने चीटी हो और कुछ नहीं। इतना बोलते वो सबका गर्दन मोड़ देता है। प्रिंस सोच रहा होता है, क्या इसने सबको मार दिया? ये इतने खतरनाक सर्वेंट थे कि इंपियर पैलेस इन्हें बहुत ज्यादा हैंडल करके बहुत ज्यादा निकाला था, इनको ग्रो करवाया था। आखिर एक किस तरीके का इंसान है जो इन सबको एक झटके में मार दिया? युवान बोल रहा था, चलो अब तुम्हारी बारी है, तुमको मारने का समय आ गया है। तभी प्रिंस बोल रहा था, क्या क्या तुम सच में ऐसा गलती करने वाले हो, प्रिंस को मार के और फाउंडिंग एम्परर से लड़ाई करना चाह रहे हो? जो भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, प्लीज मेरे को छोड़ दो। इवान बोल रहा था, कितना बेकार बात है, अभी तुमने धमकी दिया और अभी तुम माफी मांग रहे हो, है ना? मैंने तुम्हारे जो हाथ को तोड़ा, क्या उसी वजह से है क्या? तभी प्रिंस सोच रहा था, क्या मेरा हाथ? तभी युवान उसको किसी का सेंस महसूस होता है और बोल रहा था, कोई तो और पीपल है जो यहाँ पे आ रहे हैं, आखिर है कौन? तभी कोई चिल्लाता है, ये बहुत हो गया अभी के लिए। और युवान बोल रहा था, ठीक है मैं तुमको छोड़ रहा हूँ जैसा तुमने प्रॉमिस किया। प्रिंस बोल रहा था, ठीक है प्रॉमिस। चलो तो तुम अपनी इच्छा बताओ। योर इम्पीरियस चैन। क्या जोंगयुंग, आखिर तुम? तभी उसका छोटा भाई पास में आ रहा होता है और बोलता है, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? मैं जानता हूँ तुम मेरे से बहुत ज़्यादा अपसेट हो कि मैंने तुम्हारा प्लेन को इतने तरीके से बर्बाद कर दिया और तुम आखिरकार हार ही गए। प्रिंस बोल रहा था, तुम एडमिरल स्टेट के डिपार्टमेंट से बच नहीं सकते, तुमने सभी को मार दिया है। तभी एकदम गुस्से से बोलता है, और यहाँ तक तुमने मेरे हाथ को भी तोड़ दिया है। तुम क्या यकीन कर सकते हो एम्परर तुम पे ट्रस्ट करेंगे? इस सब के वजह से सच में अब मेरे पास कोई पावर नहीं है, एम्परर मुझसे तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। कॉन्ग यंग जेट स्वॉर्ड। सामने वाला बोल रहा होता है, यस इम्पीरियल हाइनेस। क्या तुमने देखा अभी आखिर ये तुम्हारे मास्टर के साथ क्या हो रहा है? तभी सामने वाला सोच रहा होता है, कितना ख़राब सिचुएशन है, आखिर मैं ये सबको कैसे हैंडल करूं? क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए उस पावर के सामने? तभी प्रिंस चिल्ला रहा होता है, एवरीवन, सभी के सभी सुनो, इस बात को रिपीट करो। तभी कोई जोर से चिल्लाता है और बोलता है, तुम कभी एम्परर नहीं बन सकते। तभी यू प्रिंस गुस्सा हो जाता है कि आखिर कौन बोला, आखिर किस में इतनी हिम्मत हुई? तभी वो सामने देखता है, सौ हो जाता है। हम देखते हैं सामने से आ रहे होते हैं कोई, और जिनको देख के बाकी लोग घुटने पे आ जाते हैं। हमारा प्रिंस भी आ जाता है, जो सेकंड वाला छोटा वाला भी होता है, और अपने एम्पेरियर को ग्रेट मिंग का उसको प्रणाम कर रहा होता है। और हम देखते हैं ये है ग्रेट मिंग का मेजेस्टी, इसका नाम जू जाइवून है। तभी युवान इसको देख के काफी गुस्सा में हो रहा होता है और कितना बेकार गाली देता है मैं बता नहीं सकता यार। तभी उसका सन देख रहा होता है कि सोच रहा था, आखिर एम्परर यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये सब लोग भी हैं यहाँ। हम देखते हैं ये वेस्टर्न डिपार्टमेंट का यू चोंग इन है, और ये होता है ग्रेट फॉल्सिंग डिपार्टमेंट का सीओ टैशिक। दूसरा होता है एम्ब्रियन यूनिफॉर्म गार्ड हेड है, ये प्रोविंस कमांडर है, ये बेक जोगी है, इसका नाम भी है एम्ब्रियन यूनिफॉर्म गार्ड है। स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है नॉर्दर्न ग्रेसियन कमांडर का, इसका नाम यूजिनो है। तभी उसका बेटा जा रहा होता है अपने फादर के पास इम्पीरियल चिल्ला के, और तुरंत फादर के पास जाता है और बोलता है, फादर मेरी मदद कीजिए, प्रिंस चैन ने ईस्टर्न डिपार्टमेंट की लीम चोंगिंग की मौत का सबब बना दिया और देखो उसने मेरी क्या हालत कर दी। तभी उसका छोटा भाई सोच रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था। तभी उसका फादर ये सुन के गुस्सा आ जाता है। उसका बेटा कंटिन्यू बोल रहा होता है, योर प्रेम मेजेस्टी, आप मुझे इतनी ठंडी नजर से क्यों देख रहे हैं? प्लीज मेरा हाथ देखिए, मैं बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया हूँ। योर एम्पर मेजेस्टी, प्लीज कुछ तो बोलिए, मुझ पर यकीन तो कीजिए, ये सब प्रिंस चैन का किया हुआ है। इतना सुन के उसका फादर गुस्सा आ जाता है और बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि ये सब तुम और ईस्टर्न डिपार्टमेंट का किया हुआ है? तभी उसका छोटा भाई सोच रहा होता है कि कितना बड़ा बेवकूफ़ है, चाहे उसने ज़्यादा लोगों को और ईस्टर्न डिपार्टमेंट के सपोर्ट लिया हो, लेकिन सारी असली पावर अभी भी एम्परर के हाथ में ही है। क्या उसे सच में लगा कि एम्परर को कुछ पता नहीं चलेगा? तभी एम्परर बोलता है, चलो ठीक है फिर, ठीक है सर। तभी बोल रहा होता है, जितना इंस्पेक्शन था ये खत्म हो चुका। तभी उसका बड़ा प्रिंस बोल रहा होता है, क्या इंस्पेक्शन? तभी यूंच कुछ घुटने पे रहते हैं और कुछ उड़ जाते हैं, और देखता है पीछे है ये यूंच ईस्टर्न डिपार्टमेंट वाले, क्या मतलब ये सब हॉल मास्टर के थे क्या? तभी वो लोग झुकते हैं और बोल रहे होते हैं, हम ग्रेट मिंग फॉल्टरिंग डिपार्टमेंट के लोग यहाँ अपनी इंस्पेक्शन ड्यूटी खत्म करते हुए और हिज एम्परर मेजेस्टी को प्रणाम करते हुए हम सब हिज एम्परर को मेजेस्टी को बता रहे हैं। तभी उसका एम्परर बोलता है, ठीक है मुझे रिपोर्ट चाहिए। सामने वाला बोलता है, ठीक है एम्परर, मैंने आधा साल पहले ईस्टर्न डिपार्टमेंट की इंस्पेक्शन शुरू की थी। 3 महीने पहले मैंने नोटिस किया कि सोल किंग बार बार ईस्टर्न डिपार्टमेंट जा रहे थे। मैं हाई रैंकवे पर नहीं था, इसीलिए मुझे डिटेल नहीं पता चली, लेकिन उसमें इम्पीरियल ग्रेव के अंदर लाशों के साथ
छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और ये भी सच है कि वो सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्टिस्ट सेट के साथ मिलकर काम कर रहे थे। इतना सुनते हुए एम्परर बोलता है, तुमने इम्पीरियल पैलेस गार्डन के सारे वॉरियर्स को सिर्फ मेरी कुर्सी छीनने के लिए मार दिया। मैंने कहा ना, अपना मुंह बंद रखो, तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे अब। हाँ, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे तुम पर ज्यादा सख्ती करनी चाहिए थी। इतना बोलते अपने यूंज को बोलता है, ठीक है इसको अरेस्ट कर लो। यूंज बोलता है, ठीक है मेजेस्टी। और नॉर्थन जनरल को बोलता है, महाराज का हुक्म को तुरंत एग्जीक्यूट करो। और तुरंत वो सीटी बजाता है और हम देख रहे होते बहुत सारे गार्ड्स आ रहे होते हैं अंदर और बाकी ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्या एम्बियन यूनिफॉर्म गार्ड्स आखिर यहाँ पे कैसे। तभी जो जनरल था वो हंस रहा होता है और हम देखते हैं बहुत सारे लोग आ गए होते हैं। तभी उसका डिपार्टमेंट का बोल रहा होता है, जितने भी यूनिट है उनको तुरंत अरेस्ट कर लो। सब के सब बोल रहे होते हैं ठीक है, और सब के सब अपने मन में सोच रहे होते हैं बहुत गुस्सा में, और सबको पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। ये सब बड़ा वाले प्रिंस देख के थोड़ा हैरान रहता है। तब उसका फादर बोल रहा था, ठीक है अब इसको भी प्रिजन में डाल दो। प्रिंस बोल रहा है, फादर प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी वो गाली दे रहा होता है नाइट को और बोल रहा होता है, मुझे मत छुओ, मेरे को दर्द दे रहा है। फादर आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। ये सब उसकी गलती है सच में। आखिर तुम सब लोग मुझे ही क्यों अरेस्ट कर रहे हो, आखिर उस प्रिंस को क्यों नहीं अरेस्ट करते। तभी प्रिंस सोच रहा होता है अपने मन में, ये कितना बेकार है, साला अभी भी हार नहीं मान रहा है। और तभी अपने फादर फादर चिल्ला के जा रहा होता है। ये बूढ़ा सोच रहा होता है, बादशाह ने तुरंत ही पूरी सिचुएशन कंट्रोल कर ली। मैंने सुना था कि वो सोल किंग को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन गलती करे तो प्यार भी काम नहीं आता। अब जब मैंने अपने बेटे का फैसला कर लिया है, इतना ही बोल रहा होता है और हम देखते हैं कुछ रेड गार्ड्स और ब्लू गार्ड्स आ रहे होते हैं। हमारा प्रिंस सोच रहा होता है वो अपने साथ वेस्टर्न डिपार्टमेंट और ग्रेट फ्लोरिशिंग डिपार्टमेंट के सारे यूनिट्स को भी ले आए, क्या यहाँ अभी कुछ और भी बाकी है करने के लिए। तभी एक कमांडर चिल्ला के बोलता है, हिज मेजेस्टी के सामने तुम आके कैसे खड़े हो सकते हो, जल्दी से घुटने पे आओ। जैसे बोल रहा होता है, एम्परर तुरंत उसको रोक देता है और बोलता है, क्या तुम मार्शल आर्टिस्ट हो। तभी प्रिंस सोच रहा था, नहीं इसने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन तभी एम्परर सोच रहा होता है, सोल किंग को हाथ को देखते लगता है कि पक्का ये लोग मूरी मेलैंस के तो नहीं है, तो फिर ये लोग जरूर। मैं चुपचाप सब देख रहा था क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए प्यार में अंधा नहीं होना चाहता था, लेकिन मेरे बच्चों को चोट पहुंचाना, इस बात से जो गुस्सा मेरे अंदर उबल रहा है ना, मैं उसे रोक भी नहीं पा रहा। तभी एम्परर बोलता है, क्या तुम डिमोनिक कल्ट के हो। तभी युवान बोलता है, मैं सोच ही रहा था सब सेटल हो जाएगा तो चुपचाप निकल जाऊंगा, लेकिन लगता है अब ऐसा नहीं हो सकता। आपसे मिलने में मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं युवान हूँ, हेवनली डिवाइन कल्ट का डिवाइन कल्ट लीडर। ये सुनते यून जोर से चिल्लाता है, आखिर तुम्हारी इस तरीके से हमारे इंपीरियर के सामने कैसे बात हुई, तुम कुछ ज्यादा ही रूट हो रहे हो, तभी तुमको पनिशमेंट देना पड़ेगा। तभी अपना आता है शर्मा और बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम हमारे लीडर से इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो। तुरंत उसके स्पीड को देख के यूंज घबरा जाता है और तुरंत हमारा शर्मा आता है अपना मार्क्स डाल के, आखिर तुमने उस एग्रीमेंट के बारे में सुना है कि नहीं, कि दोनों को सेम राइट है। तुरंत उसके गर्दन पे स्वॉर्ड रख चुका होता है। तभी दूसरा गार्ड बोल रहा था, आखिर तुम्हारा ये मास्क, क्या तुम रियोकमा हो। मैंने तुम्हारे बारे में पहले सुना है, लोग तुम्हें डार्क नाइट कहते हैं क्योंकि तुम बैटलफील्ड पर लोगों की जिंदगी पर मौत का फैसला करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिज एम्परर के मेजेस्टी के सामने तलवार निकालने की और उनके आदमी को धमकी देने की। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने के बाद तुम यहाँ से जिंदा निकल पाओगे। तुरंत वो अपने कमांडर को ऑर्डर देता है और सभी के सभी शील्ड लेके आगे आ जाते हैं। ये लोग काफी ज्यादा शोर मचा रहे, क्या ग्रेट मिंग के एम्पायर के सोल्जर इसी तरह दूसरों को धमकाते हैं। तभी एक फायर उनका घेरा को रोक देता और बोल रहा था, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि इस लाइन के आगे जो भी आया मैं उसे मार दूंगा। तभी ये देख रहा था, क्या फ्लेम किंग, दोनों के दोनों यहीं पे हैं, नाइट किंग एंड फ्लेम किंग, ये तो टॉप डीमन कल्ट के लीडर्स में थे एक, है ना। तभी हम देख रहे होते किसी का हाथ में आग जल रहा होता है और एक लोग बोल रहा था, हाँ मुझे यकीन है कि फर्स्ट सुप्रीम जो है ना हमारी मदद कर सकता है। हाँ तुमने भी सही बोला और ये काफी अच्छा है हमारे लिए। ये इंपीरियल ग्रेव का है और ये वुमन एक मॉन्स्टर से कम नहीं है जो 200 सालों से भी ज्यादा जी चुकी है, और इसकी मार्शल आर्टिस्ट भी ऐसी लग रही है जैसे कोई इसे बीट नहीं कर सकता। ये सच में एक ग्रेट सुप्रीम है। और हंस रही होती है और तभी दूसरा आदमी हंस रहा होता है, बोल रहा होता है, तुम डीमन लोग को तुमको क्या लगता है तुम यहाँ पे एक्ट कर सकते हो, जरा आसपास देखो, एम्पीरियल पावर का पैलेस में इतने सारे पावर्स हैं। तभी रेड हेयर अपना आग लगाती है और एक घेरा बना देती है और बोल रही होती है, अगर जिसने भी हमारे डीमन लॉर्ड को धमकी दी मैं उसे जला के मार दूंगी, चाहे वो जो भी हो, मुझे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। तभी इम्पीरियल सोच रहा होता है, रियोंगियन आखिरी बार मैंने उसे तब देखा था जब मैंने ये पोजीशन संभाली थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बदली है। तभी दूसरा लोग चिल्ला रहा होता, फर्स्ट ग्रेड सुप्रीम तुम आखिर क्या कर रही हो, तुमको क्या पता है अभी इस वक्त। तभी रेड हेयर बोल रही होती है, एम्ब्रियोड यूनिफॉर्म के गार्ड के प्रोविंस कमांडर, मैंने तुम्हें जब से जानती हूँ तब से तुम छोटे बच्चे थे, लेकिन अब तुम काफी हिम्मत वाले हो गए हो, मुझ पर इस तरह चिल्लाने लगे हो। याद नहीं है क्या जब तुम्हें मुझे इंसल्ट किया था और तुम्हारी नई नई यूनिफॉर्म तुरंत रखा बन गई थी, याद नहीं।
तुरंत इतना प्यार से छू रही होती है उस जनरल को, और जनरल सोचता है क्या मतलब है, और तुरंत उसको हल्का सा पुश करती है। उसी पुश में वो साला सीधा जाके प्रोविंस कमांडर दूसरे कमांडर से टकरा जाता है। और वो सोच रहा था आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने अपनी सारी की को जोड़कर खुद को डिफेंड किया पर मुझे भी इतना पीछे ढकेल दिया गया। तभी रेड हेयर बोल रही होती है लगता है तुम अभी भी बच्चे हो छोटे वाले। तभी जनरल स्वॉर्ड निकाल रहा होता है और बोलता है मुझे नहीं पता इन लोगों का क्या प्लान है, लेकिन तभी दूसरा में बोल रहा है प्रोफेशन कमांडर आप पहले ही अपनी हालत संभालिए। तभी वो कंटिन्यू कर रहा होता है अपना बात, आपका फर्ज है कि आप इंपीरियल मेजेस्टी की सेवा करें, लेकिन आप एक डिमोनिक कल्ट के मेंबर को बचाने की हिम्मत कर रहे हैं, ये तो सीधा गद्दारी है। मैं इस चंजिन तलवार से जो मुझे पुराने एम्परर ने दी थी उसी से आपको आज सजा दूंगा। ये तलवार देख के रेड हेयर सोचता है हाँ चेंजन, वो तो मशहूर तलवार है जो च्यून कैंडम के एक महान लोहार ने बनाई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी आंखों से देख सकूंगा इस तलवार को। तभी जनरल आगे बोल रहा होता है फर्स्ट ग्रेट सुप्रीम, क्या आपको पुराने एम्परर याद हैं? वो अक्सर इंपीरियल पैलेस के मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ लाते थे आपसे लड़ने के लिए। मैं भी तब से तलवार के साथ यहाँ आता था। जैसे आपने कहा तब मैं सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन अब मैं इतना स्ट्रांग हो चुका हूँ कि तलवार से आपको मार भी सकता हूँ। इसीलिए प्लीज वापस हमारे पास आ जाइए इससे पहले कि मेरे हाथ खून से रंग जाए। और फिर सोच रहा होता है वो इतनी लॉयल थी कि 200 सालों से यहीं नीचे रुकी हुई थी, चाहे किसी ने उसके साथ कोई चाल भी चली हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो हमारे पास जरूर लौट आएगी। इतना बोलते हुए वो अटैक कर रहा होता है। तभी रेडियर सोचती है ये तो फेमिलियर टेक्निक है और तुरंत उसको कवर करके रोक रही होती है। तभी जनरल बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि वो टेक्निक को उस तरीके से ब्लॉक करेगी, लेकिन वो मूव सिर्फ एक धोखा था। इतना बोलते अपना जनरल असली मूव कर रहा होता है तुरंत स्लाइस, लेकिन रेड हेयर उसको पकड़ लेती है अपने हाथों से। वो सोच रहा था है इसने पकड़ लिया है और इसका हाथ तो ऐसे मॉन्स्टर जैसे लग रहा है, और चिल्लाता फर्स्ट ग्रेड सुप्रीम क्या तुम सच में वो टेक्निक को याद हो जो फार्मर मेड ने मुझे मदद की थी? क्या तुम्हें वो मोमेंट याद नहीं है? क्या तुम सच में उस लॉयल्टी को भूल गए हो जो ये पैलेस में था? लगता है इसका फ्लेम कम हुआ है। सच में फर्स्ट ग्रेड सुप्रीम को सब चीज याद है, और तुरंत उसका स्वॉर्ड टूट चुका होता है, उसके सामने टूट के नीचे गिर चुका होता है और काफी दुख में होता है कि मेरा स्वॉर्ड। और सबसे ज्यादा दुख होता है अपना वाला एल्डर रेड हेयर। वो बोल रहा होता है अरे बाप रे ये स्वॉर्ड। तभी अपनी लड़की बोल रही होती है आखिर ये इतना कमजोर क्यों था, ये तो बहुत जल्दी से टूट गया। कमांडर मुझे नहीं पता तुम मुझे क्या याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पुरानी बातों को मीठा बनाने की जबरदस्ती मुझ पर मत थोपो। मैं पैदा होते ही डिवाइन कल्ट के लिए जी रही हूँ। मैंने यहाँ सिर्फ डिवाइन कल्ट के खजाने को प्रोटेक्ट किया है, तो तुम किस गद्दारी की बात कर रहे हो? तभी एल्डर सोच रहा होता है तुम कमीनी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना सोचते हुए अपने स्वॉर्ड टूटा हुआ स्वॉर्ड से ही अटैक कर रहा होता है, और हम देखते हैं खून का छींटा। ये देख के हॉबिंग्स परेशान हो जाता है और कोई हंसता हुआ दिख रहा होता है, और उसने इस स्वॉर्ड को अपने हाथों से रोक चुका होता है। और जनरल के हाथ आँख के पास एकदम उंगली होता है, लेकिन उसको भी रोक दिया होता है, और ये बोल रहा होता है कि हमारे एम्पर देख रहे हैं तो तुम दोनों रुक सकते हो अभी फाइट करना। और इसको हम बताया जाता है कि ये ना एम्पर का पर्सनल गार्ड है, मिस्टन स्वॉर्ड एम्पर का, और इसका नाम है लिम ग्युआ। और तुरंत अपने एम्पर के पीछे आ जाता है और बोलता है मुझे माफ़ कीजिए हिज मैजेस्टी, आपने मुझे ये सिर्फ देखने रहने का ऑर्डर दिया था, लेकिन मुझे लगा कि उन्हें आगे बढ़ने देना बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी एम्परर बोलता है आगे वैसे भी मैंने आपको कुछ करने के लिए कहना वाला था। भी बोल रहा होता है जब मैं आप चाहे मुझे हुक्म दे सकते हैं महाराज। ये सोच रहा था क्या ये इतना तेज है कि मैं इसे देख भी नहीं सका। बादशाह की आखिरी सुरक्षा दीवार उसका पर्सनल गार्ड, सब लोग उसके बारे में जानते हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि वो असल में कौन है। तुम कह रही हो कि वो आदमी एक एम्परर का पर्सनल गार्ड है? तभी यूंज बोल रहा होता है क्या तुम्हें कुछ पता है? तभी दूसरा यूंज बोल रहा होता है नहीं मैंने इसे कभी पहले नहीं देखा सर। अच्छा तो आखिर ये आया कहाँ से? तो इसका मतलब यह है कि उसने भेष बदल के यहाँ घुसपैठ की है। क्या अजीब दिन है, दुनिया के दो सबसे मुश्किल लोग जिन्हें मिलना लगभग नामुमकिन है, दोनों आज यही मिल गए। तभी रेड हेड सोच रही होती है वो काफी स्ट्रांग हो गया है, पहले जैसे नहीं रहा। इस बार तो मैंने उसकी प्रेजेंस भी फील नहीं कर पाई। तभी एम्परर आगे बोल रहा होता है क्या तुमने कहा कि तुम डिमोनिकल के लीडर हो? युवान बोलता है जी हाँ योर हाइनेस मेजेस्टी, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुमने उसकी मदद क्यों की फर्स्ट ग्रेड सुप्रीम, सिर्फ मुझे पता है कि आप डिमोनिक कल्ट की मेंबर हो। प्रोविंस कमांडर को इस बात का पता नहीं हो सकता, इसीलिए कृपया उसे माफ कर दीजिए। तभी ये सुन के सब टेंशन में हो जाते हैं और बोल रहे हैं क्या सच में वो जो ट्रेजर है वो क्या डिमोनिक कल्ट का था क्या? फिर एम्पर आगे बोलता है लेकिन ये इम्पीरियल पैलेस है, नॉन एग्रीमेंट ट्रेडी, तुमने हक नहीं है देता कि यहाँ घुस कर तुम इतना हंगामा करो। अगर आप नाराज हुए तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ।
नहीं, ज़रूरत नहीं है। मुझे जेंगू के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि तुम लोग झगड़े फेयर फाइट से सॉल्व करते हो। सर्वाइवल ऑफ द फिफ्थ, सही बोला ना? चाहे रीज़न कुछ भी हो, तुम्हें एम्पायर पैलेस में घुसकर मेरे लोगों को और मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाया। इतना काफ़ी है नॉन एग्रीमेंट ट्रीटी को तोड़ने के लिए। तुमने मेरे और मिंग एम्पायर के खिलाफ काफ़ी बदतमीज़ी की है, लेकिन मैं जेonग्यू के कानून का रिस्पेक्ट करता हूँ। इतना बोलते वो अपने पर्सनल गार्ड को उठने को बोलता है। पर्सनल गार्ड उठ जाता है और बोलता है, ये मेरा पर्सनल कार्ड है। अगर तुम इसे हरा सकते हो, तो ये सब एक्सीडेंट मैं भूल जाऊँगा कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। इतना बोलते वो हँस रहा होता है और बोल रहा होता है, नाइस टू मीट यू। मैं एम्परर पैलेस का पर्सनल गार्ड हूँ। मेरा नाम लिंग युआन है। मेरे लिए हॉनर की बात है कि मैं आपसे फाइट करने वाला हूँ। और इसकी शक्ल में मत जाना भाई, ये बहुत खतरनाक इंसान है। तभी युआन देख रहा होता है और बोलता है, तो डिमोनिक कल्ट के लीडर? फिर युआन देखता है और एम्परर से बोलता है, मैंने सुना है तुम मेरे जर्नल को हरा नहीं पाए। मैं नॉन एग्रीमेंट ट्रीटी के दोबारा रिवाइज करूंगा। ऑटोडेक्स मूरिम अलायंस ने नॉन एग्रीमेंट्स में ट्रीटी से अलग होते हुए भी मुझसे और डैमयूंग एम्पायर के वफादारी की कसम खाई है। क्या यह बात सही नहीं है? सेठ चियांगसू और तभी अपने मन में सोचता है, इतने सारे सवालों में से उसने ये सबसे सेंसिटिव सवाल पूछ लिया कि डिमोनिक कल्ट का लीडर भी यहीं खड़ा है। अगर डिमोनिक कल्ट के लोग यहाँ ना होते तो मैं एक्टिंग करके एम्परर को वहीं जवाब दे देता। वो सुनना चाहते थे, लेकिन अगर मैं अभी मान लूं, सबको सामने ऑफिशियली डिक्लेयर कर लूं कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस सरकार के नीचे काम करता है, सो युआन बोलता है आगे, अगर मैं आपके गार्ड को हरा नहीं पाया तो हेवनली डिवाइन कल्ट के साथ जो नॉन एग्रीमेंट ट्रीटी यूसे कंटिन्यू के बजाय आप चाहते हैं कि डायंग एम्पायर की सेवा करें। वो अचानक हमारी बात के बीच में क्यों बोल पड़ा? अगर वो चुप रहता तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस को काफी मुश्किल सिचुएशन में डाल सकता था। क्या इसीलिए क्योंकि हमारे उसके साथ अलायंस है? हाँ, अलायंस तो बनाया है, लेकिन आखिरी में हम फिर से एक दूसरे के दुश्मन होने वाले हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो हमारी मदद कर रहा है, जबकि इसे डिमोनिक कल्ट का कोई फायदा नहीं है। मैंने सोचा था कि उसकी ताकत सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट्स के वजह से है, लेकिन लगता है वो दिल से भी बड़ा है, एक असली हीरो की तरह। कमाल है ये करंट डिमोनिक कल्ट का लीडर। तभी राजा सोच रहा होता है, मुझे लगा था डिप्लोमेट जैसे मामले में हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने समझ लिया कि बात कहाँ जा रही है। बुरा नहीं है। तभी बोलता है, तुम्हारी कल्ट ने इस एम्पायर को एस्टेब्लिश करने में काफी बड़ा योगदान दिया है। फाउंडिंग एम्पायर ने अपनी गुड विल से नॉन एग्रीमेंट ट्रीटी बनाई थी, तुम सबको आज़ादी दी, लेकिन लोग अक्सर किसी की मेहरबानी को अपना हक समझ बैठते हैं। अब जब तुमने जियांगयुंग और सरकार के बीच की एक ट्रेटरी का सहारा लेकर एम्पायर पैलेस में इतना हंगामा कर दिया, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? तभी युवान सोच रहा होता है, वो सीधा बात नहीं कर रहा है, गोल गोल घुमा के जस्टिफिकेशन बना रहा है। लेकिन असली बात यह है कि अगर हम उस गार्ड से हार गए तो वो चाहता है कि हम न्यू एम्पायर की वफादारी की कसम खाएं। सोचो, उसने इस मौके को यूज करके जियांगिंग और सरकार के बीच में नॉन एग्रीमेंट ट्रीटी तोड़ने का प्लान बना लिया है। सच में दिमाग तेज है उसका। तुमने कहा था कि हेड गार्डियन और राइट, तुम्हें अभी भी कुछ करना होगा और इसे ब्रेक प्रपोजल को रोकना होगा। एम्पायर ये साथ इसीलिए लगता रहा है क्योंकि उसने पूरा यकीन है कि वो जीतेगा। उसे जीतने का इतना कॉन्फिडेंस है। मैं एम्पायर टॉम में ही था, इसीलिए पता नहीं होगा, लेकिन एक वक्त था जब पूरा जियांगयोंग मेस्टरलिन स्वॉर्ड एम्पायर लिम ग्यूंग का नाम जानते थे। क्या मेल्स्ट्रियम स्वॉर्ड एम्पायर लिम ग्युआ? बचपन में मैंने अपने पुरखों से उसके बारे में सुना था। मेल्स्ट्रियम स्वॉर्ड एम्पायर लिम ग्यूनहुआ को एक टाइम पर एम्पायर ऑफ शैडो कहा जाता था। वो जेएनयू में बिल्कुल कॉम्ट की तरह अचानक आया और अपनी यूनिक स्वॉर्डमैनशिप की वजह से बहुत फेमस हो गया। वो एक एब्सोल्यूट मार्शल मास्टर था। सिर्फ 20 साल की एज में उसने जेएनयू में एंट्री ली और उसने टोरेंट स्वॉर्ड किंग को हरा दिया, जो 5 सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट में से एक था और सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन भी था। उस जीत के बाद लोगों को लगा कि फ्यूचर में शायद वही सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनेगा। मैंने सुना है कि वो सिर्फ 1 साल तक जैनविंग में एक्टिव रहा, फिर अचानक गायब हो गया। लेकिन ये सब 90 साल पहले की बात है। चाहे उसने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की और कितना भी स्किल्ड हो, अब तक उसे बुढ़ा हो जाना चाहिए था। ये बात समझ नहीं आ रही। तभी एम्परर सोच रहा होता है, अब क्या करेगा डिमोनिक कल्ट का लीडर? अब जब सबकी नजर हम पर है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा मेरा प्रपोजल मानना ही पड़ेगा। इतना भूल ही रहा होता है, युवान अपना क्लोथ को पकड़ता और पीछे फेंक देता है और उस साथ में एनर्जी, जिससे कि सब के सब पीछे फेंका रहे होते हैं। एम्परर भी पीछे आ जाता है और एम्परर सोच रहा होता है आखिर ये करना क्या चाह रहा है, और हम देखते हैं कि सब एक घेरा बन जाता है और फिर युवान बोल रहा होता है, मुझे माफ करना, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे हिज मेजेस्टी की सेफ्टी की बात है। आई होप मुझे समझ सकते हो आप लोग। इतना ही बोल रहा होता है, तभी पीछे में आता है पर्सनल गार्ड और बोलता है, वो तुम्हारी तरफ से काफी सोच समझकर किया गया काम था। सच में तुमने काफी थॉटफुल डिसीजन लिया है।
इतना बोलते युवान पे अटैक कर देता है, लेकिन युवान अपना स्वॉर्ड से उसको ब्लॉक कर लेता है और बोलता है आगे, लेकिन मैंने ही महाराज की हिफाजत करूंगा, तुम बस हमारी फाइट पर फोकस करो। इतना बोलते दोनों एक दूसरे पे स्वॉर्ड टकरा रहे होते हैं। युवान फुल गुस्से में अपना स्वॉर्ड टकराता है। पर्सनल गार्ड अपना टेक्निक मूव यूज कर रहा होता है युवान पे। युवान उसको डॉज कर लेता है गर्दन झुका के, लेकिन उसका बाल कट रहा होता है। युवान फिर सामने देख रहा होता है और तुरंत पर्सनल गार्ड उसके आगे निकल जाता है। सोच रहा होता है कि मैंने उसे मार दिया। फिर उसे पता चलता है कि उसने शिफ्ट क्लोन यूज किया है और तुरंत युवान उसके पास अटैक कर देता है और युवान को ऐसा लगता है कि गर्दन काट दिया, लेकिन युवान के पीछे वो भी आ जाता है और दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, अपना स्वॉर्ड को टकरा रहे होते हैं। टकराने से इतना फोर्स निकलता है कि गड्ढा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और तुरंत हम सिर्फ ब्लास्ट देख रहे होते हैं और क्लैशेस देख रहे होते हैं स्वॉर्ड के। दोनों एक दूसरे पे काफी पागलों की तरह अटैक कर रहे होते हैं। पर्सनल गार्ड और अपना युवान खूब लड़ रहे होते हैं, सिर्फ स्वॉर्ड ही चमक रहा होता है। युवान भी उसको फाइट बैक कर रहा होता है, पर्सनल गार्ड भी फाइट बैक कर रहा होता है, लेकिन युवान का स्वॉर्ड उसके सामने वाले स्वॉर्ड को एकदम तोड़ रहा होता है, जिसे देख के वो थोड़ा सा शॉक्ड होता है और तुरंत पीछे जाके धमाक से गिरता है और धुआं धुआं हो जाता है माहौल। यूं सोच रहा होता है क्या हम कोई इंसान का ही फाइट देख रहे हैं, ये दोनों तो इंसान लग ही नहीं रहे हैं। रेडियस सोच रही होती है डिमोनिक लॉर्ड तो अमेजिंग है, मुझे लगा था कि थोड़ा सा तो हार्ड लगेगा, लेकिन सच में माई लॉर्ड तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। तभी वो सामने देख के थोड़ा देर शांत हो जाती है और हम देखते हैं सामने जो पर्सन कट गया होता है वो वापस ट्रांसफॉर्म होकर आता है और बोलता है तुम तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा था। मुझे पता नहीं कि मैंने कब इस फॉर्म को यूज किया था आखिरी बार, पर अब यूज किया हूँ तो लगता है मुझे थोड़ा सा तो मैच मिलेगा ही। युवान बोल रहा था अच्छा तो तुमने किरण का ब्लड को कंजर्व कर लिया है, तो ऐसी बात है तो मैं भी सब चीज लगा देता हूँ अभी। और तुरंत अपने कलाई में से स्वॉर्ड को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। पर्सनल कट बोल रहा होता है अच्छा तो तुम भी कुछ अलग करने वाले हो, चलो ठीक है, मुझे डिसअपॉइंटेड मत करना, ठीक है। इतना बोलते ही युवान अपना रंग चेंज कर रहा होता है और पावर अप करता है, जिससे कि पर्सनल गार्ड भी थोड़ा सा डर जाता है और सोच रहा था कि अरे हो क्या रहा है, ये तो एकदम अलग लेवल पर चल गया जैसा लग रहा है। तभी वो थोड़ी देर पहले देखता है युवान हंस रहा होता है, बोलता है अच्छा तो तुमने बोला क्या मैं तुम्हारा मैच नहीं हूँ, और हंसते हुए सीधा सामने हाथ उठा रहा होता है और बोलता है मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये फॉर्म कितना देर तक चल सकता है। और ऑरा फार्मिंग करके आगे जा रहा होता है। गार्ड देख के हैरान हो जाते हैं। युवान हाथ उठाता है पर्सनल गार्ड पे और अटैक करने का प्रिपरेशन करता है और एक अटैक करता है और सीधा उसके पास अटैक जा रहा होता है। यूज बोल रहा था आखिर ये पावरफुल हो रहा है, यूज क्या कर रहा है। तभी पर्सनल गार्ड सोच रहा था कि आखिर ये करना क्या चाह रहा है, क्या कुछ करना चाह रहा है अपने स्वॉर्ड ऑरा से। तभी उस सामने दिख रहा होता है और तुरंत शौक हो जाता है और बोलता है मुझे डिफेंस करना पड़ेगा, और पास में किसी का स्वॉर्ड उठाता है और पकड़ लेता है और अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लग जाता है एंटायर स्वॉर्ड आर्ट से। इस स्वॉर्ड आर्ट को देख के बाकी गार्ड्स और यूनिट्स हैरान हो जाते हैं कि इस स्वॉर्ड आर्ट से क्या ये लोग डिफ्लेक्ट भी अटैक कर सकते हैं, एवरी अटैक को भी, बाप रे बाप। तभी हम देखते हैं उसके आंख को, जो देख रहा होता है फॉर्मलेस स्वॉर्ड को, और उसके आंख के पास काफी पहुंच चुका होता है और वो इस चीज से हैरान होता है। तभी वो आंख बंद करके जैसे साइड हो रहा होता है और हम देखते हैं वो अटैक उसके हाथ के पास से जा रहा होता है और पीछे हम देख सकते हैं धमाका का विस्फोट कितना ज्यादा पावरफुल है। ये देख के वो हैरान रह जाता है और बाकी लोग सोच ही नहीं पाते कि इसके अपने एनहेंस से इसको भी डिफ्लेक्ट कर दिया आखिर कैसे। और हम देखते हैं पर्सनल गार्ड का हाथ कट के ऊपर गया होता है और वो यकीन नहीं कर पा रहा होता और नीचे बैठ जाता है और सोच रहा होता है क्या ये एक फॉर्मलेस स्वॉर्ड था, और तुरंत हैरान हो जाता है और युवान उसके पीछे आ जाता है। जैसे ही वो पीछे अटैक करने जा रहा होता है युवान तुरंत अपना हाथ घुमाता है और उसका दूसरा हाथ भी काट के रख देता है, जिससे एम्परर देख के घबरा जाते हैं, गार्ड्स देख के घबरा जाते हैं और युवान बोल रहा है यूर मेजेस्टी, सही बोला ना, और तुरंत उसके दिमाग पे करके बैंग से उसका दिमाग फोड़ देता है। इसे देख के हम एम्परर का फेस से दे समझ सकते हैं कि उसको क्या ही हुआ होगा भाई। युवान बोल रहा है अच्छा तो कंटिन्यू करें, तुमने कहा था लोग सोचते लगते हैं कि उन्हें मिली हुई थोड़ी सी मेहरबानी उनका हक है। गुडनेस, मुझे लगा था डिमन लॉर्ड और लिम युन के बीच में फाइट काफी टक्कर की होगी, क्योंकि लिम युन बहुत सालों से जिंदा था, एक्सपीरियंस भी बहुत था, लेकिन उसने इसने आसानी से हरा दिया। उनकी मार्शल आर्टिस्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है। मुझे वही डर महसूस हो रहा है जो पहले बार महाराज के पर्सनल गार्ड और मूरी मेलैंस के लीडर के देख कर हुआ था, पर डिमोनिक कल्ट का लीडर ने उसे ऐसे मार दिया जैसे वो कोई थर्ड क्लास का फाइटर हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो टेक्निक थी फॉर्मलेस स्वॉर्ड, मतलब लाइफ एंड डेथ रिलम। बाकी लोग बोल रहे थे ये तो नामुमकिन है, क्या ये सच में ऐसा लेवल एग्जिबिट करता है। मैंने क्या कर दिया, लालच में आकर मैंने अपने पर्सनल गार्ड को गवा दिया जो पीढ़ी पर पीढ़ी हमारे साथ था। तभी युवान उसके पास आ जाता है और बोलता है क्या तुमको मेरे से डर लग रहा है। तभी एम्परर सोच रहा होता अपने मन में सिख, मैं ग्रेट मिंग एम्पायर का एम्परर हूँ, जुएंग पर राज होना, फिर भी मैं उस जैसे आदमी से डर के पीछे हट रहा हूँ। बदतमीज, मेरे सामने से तुरंत हट जाओ। मुझे लगता था आप गलत समझ रहे हैं। गलत? क्या तुम अभी मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इतना बोलते युवान अपना हाथ उठा रहा था, बोल रहा था डिसरिस्पेक्ट करना, और उसे एनर्जी से ऊपर उठा लेता है। एक गार्ड आता है, बोलता है तुम
हमारे मेजेस्टी को नीचे करो अभी और इसी वक्त। लेकिन उसके गर्दन पे हमारे शर्मा स्वॉर्ड रख के बोलते हैं, ज्यादा मत कूड़ो हमारे कल्ट के सामने, ठीक है। क्या तुम भी वो फाइट महसूस करना चाहते हो जो पर्सनल गार्ड के साथ जैसा हुआ? तभी यूंज भी आगे बढ़ रहा होता है गुस्सा होकर, लेकिन उसको भी रोक देता है अपनी रेड हेयर फ्रेम। अब बोल रहे होते रुक जाओ, और इसी वक्त वो हैरान हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड सुप्रीम, डिसरिस्पेक्ट और तुम्हारी ये कोई ऐसी चीज है जो मैं सिर्फ तब कर सकता हूँ जब आप मुझसे ऊपर या ज्यादा ताकतवर हो। तभी यूंज बोलता है, तुम सब कमीने आखिर करना क्या चाह रहे हो? बाकी लोग को ऑर्डर देता है कि योहाइनेस को प्रोटेक्ट करो। ये 5 ही लोग तो है, क्या तुम बस देखते रहोगे हिज एम्पर मेजेस्टी की बेइज्जती हो रही है? तुरंत बाकी के बाकी लोग अटैक करने जा रहे होते हैं। तुम डिमोनिक कल के कमीने, अभी के अभी बियर मेजेस्टी को नीचे रखो। युवान बोलता है, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो। इतना बोलते हैं अपने एनर्जी से सबको नीचे दबा देता है, और लोग फिर सोच में पड़ जाते हैं क्या ये मॉन्स्टर साला अभी तक ही यूज कर रहा है अपना ट्रू एनर्जी, और ही इज एम्परर चिल्लाता है। तभी एम्परर बोल रहा था, आखिर ये इतना खतरनाक पावर के लायक भी है? इवान बोलता है, चलो अब थोड़ा सा शांति मिला तो अपना कंटिन्यू करें बातचीत। नॉन एग्रीमेंट ट्रेड में सिर्फ फाउंडिंग एम्पर का प्रोटेक्टर करने के लिए था। अब समझ में आया क्यों कौन गलत था? एम्पर बोलता है, मुझे मानना पड़ेगा, वो सही कह रहा है। उस जैसी मॉन्स्टर मुझे कभी भी मार सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही हार नहीं सकता। तुम्हें लगता है तुम अपनी एक्शन के कॉन्सिक्वेंस हैंडल कर पाओगे? मुझे यकीन है तुम्हारी कल के सब लोग तुम्हारे जैसे पावरफुल नहीं होंगे। क्या तुम सच में ऐसे बिहेव करना चाहते हो जब इस वक्त तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है? मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है अगर तुम्हें मुझे मार दिया तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तुम मेरी जान ही का यूज करके मुझे थ्रेट नहीं कर सकते। इतना बोल ही रहा होता है तभी युवान काट देता है गला। क्या अपने एम्परर का गला कटे हैं? सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं युवान के स्वॉर्ड पे सिर्फ ब्लड टपक रहा होता है, और हम देखते हैं सिर्फ निशान पड़ा हुआ है। और आगे युवान बोलता है, जहाँ एक सड़ा हुआ दांत गिरता है वहां नया दांत उग जाता है। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी एम्परर वाली कुर्सी भी गई है। अगर तुम गिर गए तो तुम्हारी जिंदगी का कोई और ले लेगा। ये सुन के एम्परर बोलता है, आखिर तुमने क्या बोला? तभी प्रिंस चैन को चिल्लाता है। तभी प्रिंस सोच रहा होता है, वट ये अभी क्या बोल रहा है? ये ऐसे देख रहा है जैसे मैं ही गद्दी पलटने की साजिश प्लान कर रहा था। तभी ये बुड्ढा सोच रहा होता है, क्या सच में हिज एम्परर हाइनेस ने डिमोनिक कल्ट के साथ हाथ मिला लिया है? फिर जो मूरी में लेंस इतने टाइम से सोल किंग को सपोर्ट कर रहा था, अगर अभी हिज एम्परर मेजेस्टी को मार दिया गया तो प्रिंस चैन एम्परर बन गया तो सिचुएशन बहुत खतरनाक हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उस आदमी को रोकने का ताकत ही नहीं है। चाहे सारे सेवंथ मास्टर मिल के भी लड़ ले तो मुझे नहीं लगता कि हम उसके खिलाफ जीत पाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बेकार और पावरलेस महसूस करूंगा। तो ये होता है एक असली टॉप लेवल मार्शल आर्टिस्ट। अब समझ आया क्यों फाउंडिंग एम्परर ने कहा था कि नॉन एग्रीमेंट ट्रेडिटी कभी मत तोड़ना। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ये आदमी चाहता है मुझे चुपके से मार सकता था और प्रिंस चैन को मेरी जगह बैठा सकता था। उसे पता है कि अगर मैं अभी मर गया तो सीधा जंग शुरू हो जाएगा। तो क्या क्या उसे मुझे कुछ चाहिए? डिमोनिक कल्ट लीडर। तो प्रिंस उसके सामने आ जाता है तो युवान पूछता है कि तुमको क्या हुआ, कि तुम क्या कर रहे हो? तभी प्रिंस बोल रहा था, कल्ट लीडर युवान प्लीज अब सब रुक दीजिए। मुझे पता है जो कुछ हुआ है उसे आप नाराज हो, लेकिन आपने जो वादा किया था क्या वो सुप्रीम 660 के सेक्ट के साजिश को रोकने ही था? सुप्रीम 7 और 6 मार्शल आर्टिस्ट एक्ट, क्या ये वही नई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो नॉन एग्रीमेंट्स में ट्रेडिटी का हिस्सा बन रहा है? मैंने अपना वादा निभाया है, लेकिन आपको हिज एम्परर मेजेस्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। जब मिंग एम्पायर नया नया बना था तब ऐसा हुआ था, हमारी कल्ट ने फाउंडिंग एम्परर की मदद की थी, लेकिन आखिर में उसने हमें दबाने की कोशिश की। जैसे आपने खुद कहा था, ज्यादा अच्छे दिखने के लोग हक समझने लगते हैं। इस बार हम इस बात को याद रखेंगे। अब मुझे आपसे अच्छा बनने की वजह कोई नहीं। रुक जाए रुक जाए, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हिज एम्परर मेजेस्टी को सच पता नहीं था। माफ कीजिए लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है सच समझाने का। अगर आप रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं जबरदस्ती हटाऊंगा। मैं नहीं हट सकता। अगर आप हिज एम्परर को मारना चाहते हैं तो पहले मुझे मार दीजिए। तभी युवान बोलता है, तुम कितने जिद्दी हो। इतना बोलते हुए युवान उसका पैर मोड़ देता है जिससे उससे दर्द होता है, और युवान अपने एनर्जी से और दूसरा पैर भी मोड़ देता है। तभी उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। क्या कर रहे हो तुम? मुझे लगा था तुम एम्परर बनना चाहते हो। वो तब भी एम्परर बन सकता था जब वो जिंदा है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो अगला स्टेप क्या लेगा। वो पक्का एक नॉर्मल ऑटोमास मार्शल आर्टिस्ट जैसा नहीं है। तो डिमोनिक कल्ट के ऐसे लोग होते हैं। तभी प्रिंस फिर भी नहीं हार मानता और इवान का पैर पकड़ के बोल रहा होता है, प्लीज अपने गुस्से को कम कर लो और हिज एम्परर को माफ कर दो। इवान बोल रहा होता है, तुम्हारे पैर तोड़ने के बाद भी लगता है काफी नहीं है। तभी कोई बोलता है, कल्ट लीडर इवान रुक जाओ। अभी इवान बोलता है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, समझ में आया? इतना बोलते वो हाथ भी मोड़ देता है और उसका फादर बोलता है, ठीक है मैं हार मानता हूँ, बताओ तुम क्या बोले थे अभी?
प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, उस पर दया दिखाओ। बाकी बोल रहे थे मैजेस्टी आखिर कैसे उसने कहलवा दिया। तभी युवान बोलता है ठीक है, मैं अपने कंडीशन 2 दिन में जॉन पैलेस में बताऊंगा, साथ ही एम्प्रेयर सील भी तैयार रखना ऑफिशियल काम के लिए। एम्प्रेयर सील तो इसका मतलब वो मुझसे कुछ चाहता है क्या? वो कोई डील या नेगोशिएशन करना चाहता है? तुम्हारे पर्सनल गार्ड का मारना अफसोस तो बात है, लेकिन डुएल काफी इंटरेस्टिंग था। इतना बोलते हुए युवन जा रहा होता है। एम्प्रेस सोचता है मुझे इस कल्ट लीडर को कभी भी प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। हाँ तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे को फिजिकल के पास लेके जाओ। तभी हमारा नेक्स्ट डे का सीन होता है जहाँ पे इम्पीरियलिस्टिक साउथर रीजन में मिलिट्री जनरल में होते हैं, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं गार्ड आता है और बोलता है हाइनेस अभी आपका पैर कैसा है? प्रिंस बोल रहा होता है तो तुमको क्या लगता है मुझे आज तक कभी इतना दर्द नहीं हुआ, मैं तो अभी चल भी नहीं सकता कुछ मंथ तक, आखिर इतना ज्यादा ब्रूटल कैसे हो सकता है? उसने बोला था तुम मेरे सबॉर्डिनेट हो और थोड़ा सा माइंड में बोल रहा था मुझे कि थोड़ा दर्द होगा। गार्ड बोल रहा था अच्छा तो ये सब प्लान में था क्या? चलो ठीक है कोई बात नहीं, और आपकी नसें अभी तो बची हुई है। तभी प्रिंस बोल रहा था हाँ फिजिकल ने बोला था कि मेरे नसों को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरे हड्डियों को कुछ हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं उसे कुछ बेनिफिट भी नहीं दे सकता और थैंक्स ही बोलना चाहता हूँ। जब मेरा इलाज हो रहा था वो पूरे टाइम मेरी चिंता कर रहे थे। उसने बोला था मैं हड्डी वापस सही से जगह लगा देता हूँ योर हाइनेस, और पहली बार मुझे अपना बेटा भी कहा। मैंने उसका ट्रस्ट जीत लिया तो आखिर में काफ़ी फायदा हो गया। वैसे भी मैं डाउ फेस्टिवल तक बेड पर ही रहूंगा। अच्छा है सिर्फ 1 महीने की बात है। जनरल बोलता है मुझे डर था कि आप कहीं तुम दोबारा चल ना पाओ, और मुझे ये भी टेंशन था कि डिमोनिक कल्ट लीडर ने तुम्हारे साथ क्या किया होगा। एम्परर का अचानक से आ जाना अनएक्सपेक्टेड था। मुझे नॉर्थर्न मिलिट्री जनरल के लिए बुलाया लगता है, लेकिन प्लान जल्दी में बदला गया है। कुछ भी नहीं कर सकते क्या? वो थोड़ा सॉफ्टली बिहेव नहीं कर सकता था? मुझे उसकी सब बातें पसंद है, पर कभी कभी वो थोड़ा सा जिद्दी और सीधा हो जाता है। क्या मैं एक गलत कह रहा हूँ नॉर्थर्न मिलिट्री जनरल? क्या हुआ? तुम इतने पीले क्यों लग रहे हो यो हाइनेस? अब आपके पास मेरे पास तेरी जवान बोलता है मुझे लगा मैं कंसिडरिंग में हो रहा था, लेकिन क्या तुम इसे ऐसा दिखा रहे हो प्रिंस जीवन?